वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आज हम सारी बातें करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, जो हम समझाएंगे अब उसको समझो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि मान लो अगर मुझे कोई एक चार्ज है, अगर मुझे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। जितने भी चार्जेस होते हैं, जितने भी चार्जेस होते हैं, सबका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि एक एरिया होता है उनके अराउंड, है ना। किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया होता है जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज उस एरिया में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगती है ना। अब वो फोर्स या तो अट्रैक्शन की हो सकती है या फिर रिपल्सन की फोर्स हो सकती है। अगर मान लो कि मुझे किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना। क्यू चार्ज है मेरे पास, क्यू चार्ज, और इससे कुछ आर डिस्टेंस पर मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज को रख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है। ये क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। और ये क्या है, हमारा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्या होता है? जिस चार्ज का हमें प्रभाव पता करना है, जिस चार्ज का हमें प्रभाव पता करना है उस चार्ज को हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। और जिस चार्ज पर करना है उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, है ना। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लो आपके गांव में कहीं पर डीजे बज रहा है ना। डीजे बज रहा होता है, तो डीजे बज रहा होता है तो डीजे अपने अराउंड क्या करता है, एक एरिया बना लेता है ना। जैसे अगर मान लो कि मैं डीजे के पास किसी एक ग्लास को लेकर जाऊं, पानी के या फिर दारू के, है ना। मतलब जैसे मान लो मैं पानी के ग्लास को जैसे मैं डीजे के पास रखता हूं, तो वो ग्लास क्या है, वाइब्रेट करने लगता है ना। उसमें से पानी झलकने लगता है। तो ऐसे क्यों होता है? इसका मतलब जो डीजे है वो अपने अराउंड कुछ, मतलब अपना एरिया बना रहा है कुछ, है ना, जहां पर अगर मैं कुछ ऐसी चीजें लेकर आऊं तो वहां पर फोर्स लगेगी, है ना। ऐसे ही ये चार्ज है, ये चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा, है ना। इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा ऐसे। अच्छा, अभी हमने बोला था कि दुनिया में जितने भी चार्जेस होते हैं सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या ये टेस्ट चार्ज नहीं लगा रहा होगा, है ना। टेस्ट चार्ज नहीं लगा रहा होगा, इस टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। टेस्ट चार्ज को छोड़कर जितने भी चार्जेस होते हैं सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। अ, इस टेस्ट चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज क्यू, है ना, तो वो क्या होगी, वो होगी फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। और यहां पर क्या है कि लिमिट, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। इस क्यू नॉट टेंस टू जीरो का क्या मतलब है? क्यू नॉट टेंस टू जीरो का क्या मतलब है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज kept kept very small, kept very small, so that it cannot affect source charge। ठीक है, देखो, यानी यहां पर क्यू नॉट टेंस टू जीरो इसलिए करते हैं हम, इस टेस्ट चार्ज को बहुत ज्यादा छोटा इसलिए लेते हैं क्योंकि पता चले कि ये सोर्स चार्ज को इफेक्ट कर रहा है ना। पता चले कि ये सोर्स चार्ज को ही इफेक्ट कर रहा है ना। तो इस टेस्ट चार्ज को हम क्या है, बहुत छोटा लेते हैं। बात यहां तक समझ में आ रही है? बात यहां तक समझ में आ रही है? तो इस चार्ज की वजह से जो इस चार्ज पर जो फोर्स, जो फील्ड लगता है वो कितना है, होता है ये। अच्छा, अगर मैं कहूं तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है जब वो उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तब। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना है तो क्या है कि अगर मान लो हमें इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस दूर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। जब हम इस टेस्ट चार्ज को यहां पर रखेंगे तो ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कितनी होगी? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो अब फोर्स को अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी जो हमारी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको नोट कीजिए। अच्छा अब एक चीज बताइए, इस चार्ज की वजह से ये जो हमारा क्यू चार्ज है इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पर होगा, लेकिन इसकी खुद की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसकी खुद की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि अभी तक किसी भी चार्ज की खुद की लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनडिफाइंड अभी डिफाइन नहीं हुआ है। तो इसको लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ऑन लोकेशन। चलो मैं लिख ही देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू any charge CH at its on location is undefined यानी अभी तक उस किसी भी चार्ज की खुद की लोकेशन पर खुद की पोजीशन पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? अनडिफाइंड है। क्या है? अभी तक अनडिफाइंड है। अच्छा अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट चार्ज कितना निकाला था? वो निकाला था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहूं, है ना, तो वो कैसे बनेगा? देखो जैसे जैसे मेरा आर बढ़ रहा है वैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, यानी जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे। इसका मतलब जब मेरी डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी तब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। जब मैं डिस्टेंस को इन्फिनिटी कर देता हूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी ड्यू टू सोर्स चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखो अभी हमने क्या है, अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं? पहला हम कंडीशन ले रहे हैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अब हम क्या है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यहां पर होगा क्या कि हमारा पास चार्ज था ये प्लस क्यू, और जो हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है वो तो पॉजिटिव होता ही है।
हमने सोर्स चार्ज को क्या लिया अभी, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम यहां पर क्यू नॉट ले लेते हैं और ये कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला था वो कितना था, एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना, एफ अपॉन क्यू नॉट। ये अगर मैं यहां पर वेक्टर लगा दूं तो अब क्यू नॉट जो है वो है पॉजिटिव, क्यू नॉट जो है वो है पॉजिटिव। इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्ट जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, है ना। तो अगर मान लो इस टेस्ट चार्ज पर, इस सोर्स चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज पर इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर। और अगर मान लो कि मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रख दूं तो यहां पर अगर मैं टेस्ट चार्ज को रख देता हूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगी, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, इधर। अगर मान लो कि मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रख देता हूं तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर ही लगेगी, इधर ही लगेगी। अगर मान लो कि मैं यहां पर रख देता हूं, अगर मैं यहां पर रख देता हूं टेस्ट चार्ज को, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो ऐसे, सॉरी इलेक्ट्रिक पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी, तो इस पर फील्ड भी कैसे लगेगी, इसी डायरेक्शन में फील्ड लग जाएगी, है ना। अगर मान लो मैं यहां पर रख दूं, अगर मैं यहां पर रख दूं तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहां पर रख दूं तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर रख दूं टेस्ट चार्ज को तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर अगर मैं रख दूं तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ रहे हो, यहां पर अब तुम्हें क्या है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से हमने अलग अलग डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज को रखकर देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही थी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और या फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं, या फिर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो क्या होता है, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, है ना, अवे होता है, या फिर रेडियली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, या फिर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर मैं यहां पर कहूं, अगर मैं दूसरी कंडीशन यहां पर नेगेटिव चार्ज ले लूं, अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज ले लूं तो क्या होगा, देखिए अभी हम नेगेटिव चार्ज लेंगे यहां पर, ये हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज, है ना। तो हमने यहां पर नेगेटिव चार्ज को रखा, नेगेटिव चार्ज को रखकर हमने देखा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, वो आ रही थी रेडियली इनवार्ड। वो कैसी आ रही थी, रेडियली इनवार्ड, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो कैसी आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो आ रही थी रेडियली, रेडियली इनवार्ड, रेडियली इनवार्ड, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं टुवार्ड्स, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। जो हमारे नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो रेडियली इनवार्ड थी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की तरफ थी, क्या थी, नेगेटिव चार्ज की तरफ थी। तो इसको नोट कीजिए। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकूलम और दूसरा जो है वो है 2 माइक्रोकूलम, और दोनों जो है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। और यहाँ पर पी पॉइंट है, ये बिल्कुल इनके बीचा बीच में है, मिड पॉइंट है पी पॉइंट। और क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है। तो अब यहां पर अगर मैं इस चार्ज को नाम दे दूं ए और इसको दे दूं बी, तो यहां पर ये जो ए चार्ज है ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, और ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, है ना। यानी इस ए चार्ज की वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस बी चार्ज की वजह से भी यहां पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो ए चार्ज की वजह से है मान लो ये है ई ए, ठीक है, और बी चार्ज की वजह से जो है ईबी। तो यहां पर इस पॉइंट पी पर जो नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नेट कितना होगा,
है ना। ई नेट कितना होगा, वो होगा ई ए माइनस ईवी, ई ए माइनस ईवी। तो ई ए कितना होगा, ई ए कितना होगा, ई ए हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ईवी कितना होगा, ये भी कितना होगा क्यू वन, और ये होगा के क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। ये क्यू वन कितना है, ई वन की ई ए की वजह से कितना होगा के क्यू वन अपॉन आर स्क्वेयर, और ई बी की वजह से कितना होगा के क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, और पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 0.5 हो जाएगी, 0.5 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस बराबर है, तो दोनों में से डिस्टेंस में कॉमन ले सकता हूं क्या, तो के अपॉन आर स्क्वेयर क्यू वन माइनस क्यू टू। ठीक है, अब के की वैल्यू कितनी है, मान लो कि दोनों चार्जेस क्या है, वैक्यूम में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो के की वैल्यू कितनी होती है, वैक्यूम में के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां पर अगर मैं के की वैल्यू रख दूं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और डिस्टेंस कितना है मेरा 0.5 का स्क्वायर, यानी 0.5 इंटू 0.5। Q1 कितना है, Q1 है मेरे पास 1 माइक्रोकूलम, और जो कितना किसके ऊपर होता है 1 टू द पावर माइनस 6, माइनस ये कितना है 2 इंटू माइक्रोकूलम कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, अब यहां पर मैं करूंगा क्या, अब मुझे ई नेट निकालना है, ई नेट मुझे निकालना है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.25, 0.25 हो जाएगा ये। अच्छा, अब यहां से अगर मैं 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन ले लूं, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस 2। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, यहां से माइनस का 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो ई नेट कितना होगा, ई नेट होगा यहां से 1 में से माइनस 2 करूंगा तो माइनस 1, माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, है ना, और और यहां पर कितना होगा 0.25, है ना। तो ई नेट जो होगा, ई नेट जो होगा वो कितना होगा 9 अपॉन 0.25 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, ई नेट जो आएगा वो आएगा माइनस का 36 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। कैसे हुआ, एक बार इसको दोबारा से समझें। हमारे पास दो चार्जेस थे, ये वैक्यूम में रखे हुए थे, तो यहाँ पर के की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये जो चार्जेस थे Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस थी 1 मीटर, और ये जो P था ये मिड पॉइंट था, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी P पॉइंट से दोनों चार्जेस की वो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर होगी। इस P पॉइंट पर दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ई ए माइनस ईवी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों। ठीक है, तो ई ए की वजह से कितना है के क्यू वन अपॉन आर स्क्वेयर, और ई बी यानी इस चार्ज की वजह से कितना है के क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या है, यानी डिस्टेंस सेम है, तो के अपॉन आर स्क्वेयर कॉमन ले सकता हूं, Q1 माइनस Q2। तो जब यहां पर वैल्यू रखा तो ई नेट कितना आया माइनस के 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक हमारे पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस है, यहाँ पर चार्ज है Q प्लस Q, और यहाँ पर जो है वो है चार्ज माइनस Q। ये पॉइंट है P, और तुमसे पूछा है कि इस पॉइंट P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों साइड क्या होंगी बराबर होंगी। अच्छा, अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं और इसको 2 नाम दे दूं, ठीक है, तो अब ये जो 1 चार्ज है इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे E1, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसकी तरफ, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पॉजिटिव चार्ज से दूर, और नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E2 ऐसे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब ये जो है ये एंगल है 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री का है और ये पूरा कितने का है, ये पूरा हमारा 180 डिग्री का। तो ये एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, अगर मैं ऐसे निकालना चाहूं तो E1 और ये E2, तो इनके बीच में कितना होगा 120 डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री का एंगल इनके बीच में होगा। अब मैं E1 लिखना चाहूं, E1 क्या होगा के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर, और E2 कितना होगा के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर, है ना। तो मैं E1 और E2 इक्वल है, तो मैं इन दोनों को E के इक्वल नहीं लिख सकता, यानी E1 इज इक्वल टू E और E2 इज इक्वल टू E। अब मुझे इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा भाई, कैसे निकालूंगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसका रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पिछली वीडियो में सब कुछ बता रखा है भैया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर क्वेश्चन कराए थे, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है भाई, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर जो सवाल अगर पिछली वीडियो में, जिसने पिछली वीडियो पूरी देखी होगी ना, वो इन सवालों को भाई साहब ऐसे करेगा, चुटकी में देखना अभी जो आगे आएंगे, और अभी ये जो सवाल चल रहे हैं उनको ऐसे करेगा, ये कुछ नहीं है, ये सवाल बिल्कुल सेम है ना। तो इनेट यहां से कितना निकलेगा, ई स्क्वेयर प्लस 2 ई स्क्वेयर, और cos 120 कितना होता है -1/2, तो ये, और ई माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से ई नेट कितना निकलेगा, ई स्क्वायर का रूट, यानी बोले तो ई, यानी जो ई नेट निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, यानी जो ई नेट निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। अगर मान लो, यहां से समझ में आ गई, इसको नोट कीजिए। अब मान लो कि हमने कल क्वेश्चन किया था स्क्वायर के ऊपर, है ना, स्क्वायर के ऊपर, और वहां पर हमने नेट फोर्स निकाली थी किसी एक वर्टिसेस पर, किसी एक चार्ज पर। तो यहां पर भी क्या है कि हम फिर से वही एक स्केल लेंगे, और अब क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमने क्या लिया था कि पहले एक स्केल लिया था, एक स्केल ले लिया, और इसकी सभी वर्टिसेस पर चार्ज रख दिए हमने, इसकी सभी वर्टिसेस पर हमने क्या रख दिए, चार्ज रख दिए, ठीक है। इनको नाम दे दिया, मान लो 1 2 3, और ये जो चार्ज है 4। अब इस चार्ज पर इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं Q4। इस चार्ज पर हमें नेट फोर्स, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे कि इस चार्ज पर, ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E2 की वजह से, इस चार्ज पर इस E3 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और इस चार्ज पर जो E है, ये Q1 है, वो भी इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा नहीं होगा। तो यहां पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ए है सभी, है ना, डिस्टेंस सभी सेम है। तो अगर मैं यहां से E1 को लिखना चाहूं, E1 को लिखना चाहूं, वो कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर, सॉरी के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना लूंगा मैं, इस क्यू के बीच में और इस क्यू के बीच में कितना है, a√2, ये कल बताया था। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2a स्क्वेयर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं E2 लिखना चाहूं तो वो कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर, और E3 अगर मैं लिखना चाहूं तो वो कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर, के क्यू अपॉन, ये स्क्वेयर क्यों लगा रहा है यार यहाँ पर, तो ये सभी E के इक्वल नहीं है, ये दोनों E2 और E3 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, लेकिन जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग है। तो इसका मतलब E नेट किधर निकलेगा, इधर ही निकलेगा। तो पहले हम E1 और E3 और E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, E3 और E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि ये दोनों कितना है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ E, कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ E, और E1 की वजह से कितना है ये। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो √2 टाइम्स ऑफ E प्लस इस E1 की वजह से ही तो आएगा भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में तो आएगा ये। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या है, E3 और E2 की वजह से कितना है, √2 टाइम्स ऑफ E, ये हमने कल निकाला था। अरे कैसे निकाला था यार, समझो, ये है E नेट, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इनको E बोल दूं, और जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो वहां पर क्या होता है, 2a cos थीटा बाई 2,
ठीक है, तो ई नेट कितना हो जाएगा 2 ए कितना है ई, और कॉस थीटा कितना होगा यहाँ पर, कॉस थीटा कितना होगा 90, तो 90/2 यानी 45, और कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो यहां से कितना हो जाएगा √2 ई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लिखूं ई नेट वो कितना होगा √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ई1 की वजह से कितना है के क्यू अपॉन 2a स्क्वेयर। तो यहां से जो ई नेट निकलेगा, ई नेट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, अगर मैं यहां से के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर कॉमन ले लूं, के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, तो यहां पर क्या बचेगा √2 और यहां पर क्या बचेगा 1/2, √2 प्लस 1/2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज पर। यानी अगर मैं इस चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो कितना होगा, ये होगा। यानी इस चार्ज की वर्टिसेस पर अगर मैं किसी भी चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो कितना होगा, इतना होगा। किसी भी चार्ज पर इस स्क्वायर की वर्टिसेस के किसी भी चार्ज पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, ये होगा। ये कितना होगा, ये होगा। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद वहीं पर चलेंगे। हमारे पास दो चार्जेस है Q, ठीक है, और दूसरा भी है Q, और ये जो है ये दोनों R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और ये जो P पॉइंट है ये बिल्कुल मिड पॉइंट है इनके बीच का। तो तुमसे पूछा है कि यहाँ पर E नेट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, है ना, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा R/2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बार 1 दे दो, नाम इसको 2 दे दो, तो इस पॉइंट पर 1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर मैं E1 को E2 के इक्वल कर दूं तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ना भाई इस पॉइंट पर, तो E1 कितना था KQ अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी R/2 का स्क्वायर, और ये भी कितना था KQ अपॉन यहां पर Q लो R/2 का स्क्वायर। तो यहां पर जो ई नेट आएगा, यहां पर जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा 0। यानी जब मैं दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं तो कितना आता है 0। अच्छा, और तुमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि मान लो अगर मेरे पास कोई एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है हमारे पास NQ, दूसरा चार्ज है NQ, तो इन दोनों के बीच में कहां पर पॉइंट होगा, कहां पर वो पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो चार्जेस हैं Q और NQ, उनके बीच में हमने किसी थर्ड चार्ज को रखा था और पूछा था इस थर्ड चार्ज की पोजीशन बताओ जहां पर फोर्स 0 होगा। यहां पर कोई चार्ज नहीं रखना, हमें वो पॉइंट बताना है, वो पॉइंट बताना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो मान लो हमने ये पॉइंट है यहां पर P मान लिया, और इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली x, और ये दोनों कितनी दूरी पर रखे थे r। ठीक है, हमने मान लिया कि इस P पॉइंट पर x डिस्टेंस पर क्या होगा, इस Q से इस x डिस्टेंस पर यानी P पॉइंट पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इस P पॉइंट की हमें क्या निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। तो कल x की वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी थी r अपॉन √n+1, r अपॉन √n+1, यही तो निकली थी। इस पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब जैसे मान लो कि मैं कहूं कि मेरे पास है Q और दूसरा है NQ यानी 9Q, है ना, और इस पॉइंट पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का होगा इन दोनों चार्ज के बीच में होगा, और कितनी डिस्टेंस पर होगा x, और वो x कैसे निकालनी थी r अपॉन √n, n कितना था, n कितना था 9 यानी √9+1 r/4, यानी r/4, ये जो x होगी वो r/4 डिस्टेंस पर, यानी इस q चार्ज से r/4 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इस q डिस्टेंस पर क्या होगी, r/4 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी इस q चार्ज से, इस q चार्ज से। ठीक है, अच्छा, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मान लो हमारे पास इस एक -q चार्ज हो जाए, -q हो जाए और दूसरा क्या रहे NQ, तो अब यहां पर क्या होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रख के देखा था, हमने यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रख के देखा था। तो वो कैसे थी, हमारी इधर साइड में चार्ज नेट इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती थी, और ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी आती थी r अपॉन √n-1, r अपॉन √n-1। ये सब कुछ पिछले वीडियो में हम सब कुछ कर चुके हैं भाई, इनको इन डिटेल हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। तो मैं यहाँ पर इतना लंबा इस लेक्चर को नहीं खींचना चाहता, इसलिए यहाँ पर मैं सब कुछ बता रहा हूँ।
जिस किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है भाई वो पिछला लेक्चर समझ ले, या फिर अगर कोई दिक्कत है तो मैं एक क्वेश्चन और इस पर बढ़िया डिटेल में करा देना चाहता हूं, है ना। एक क्वेश्चन में चलो कर लो, इस पर एक क्वेश्चन कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे था ये, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लो मेरे पास है एक माइनस क्यू चार्ज और दूसरा है 9 क्यू चार्ज, ठीक है। तो अब पूछा है कि ये दोनों आर डिस्टेंस पर रखा है, आर डिस्टेंस पर ये चार्ज रखे हैं। तो अब तुमसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगा, है ना। तो मैंने वही पिछली क्लास में क्या किया था, 3 रीजन बनाए थे। इस क्लास में भी मैं क्या करूंगा, 3 ही रीजन बनाऊंगा और वहां पर उस और मैं वहां पर पॉइंट पर रखकर देखूंगा तीनों रीजन में क्या है, मैं हर पॉइंट पर रखकर देखूंगा तीनों रीजन में। तो ये था मेरा फर्स्ट रीजन, ये था मेरा सेकंड रीजन, ठीक है, और ये था हमारा थर्ड रीजन। अब मान लो कि मैं यहां पर रख के देखूं, तो यहां पर तो मैं जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो ये 1 चार्ज है और ये है 2 चार्ज, तो यहां पर ई क्यू होगा इस तरफ, और ये जो माइनस चार्ज है ये अपनी तरफ अट्रैक्टिव लगाएगा। अरे सुनो, E1 और E2 दोनों एक ही साइड में होंगे, देखो कैसे। ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट P पर कैसे प्लस चार्ज की वजह से क्या होता है, आउटवर्ड द चार्ज, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से इधर, और जो माइनस क्यू है इसकी वजह से क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज, तो इस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। E2 की वजह से इधर, E1 की वजह से भी इधर, तो नेट फोर्स क्या है, एल हो जाएंगे, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। अच्छा, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर रखूं, यहाँ पर पी पॉइंट है, तो यहाँ पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम दी चार्ज, और माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स दी चार्ज, तो इवन, है ना। लेकिन यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं आया था, यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आएगा, इस पॉइंट पर। यहां पर अगर मैं निकाल के देखूं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा वो स्मॉल चार्ज के पास आएगा, स्मॉल चार्ज के पास आएगा। अब ये जो है इस पॉइंट पर ये जो 9 क्यू चार्ज है, यानी ये जो कैपिटल, ये जो बड़ा चार्ज है, ये इस पर अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ऐसे E2, और ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E1, क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है ना। तो यहां पर जो है अगर मैं E1 को इक्वल कर दूं E2 के, E1 को इक्वल कर दूं E2 के, और इस डिस्टेंस को मैं मान लूं x, ठीक है, तो कितना होगा, E1 कितना होता है KQ अपॉन, E1 कितना है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, के एन क्यू अपॉन, और ये डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एक्स हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से जो कितना आएगा, के, इस क्यू से इस क्यू को काट देंगे, इस के से के को काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन अपॉन आर प्लस एक्स, है ना, और यहां पर ये अंडर रूट एन हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा इसका होल स्क्वायर। अब हम यहां पर करेंगे क्या, हम यहां पर करेंगे क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये कितना होगा, 1 अपॉन एक्स, और एन कितना है हमारा यहाँ पर 9 है, एन कितना है 9, रूट 9 अपॉन आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स, तो ये कितना होगा, ये यहां से होगा कितना, मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आर प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 9x, तो आर कितना होगा, रूट 9x माइनस का x, है ना। तो आर इज इक्वल टू होगा रूट, अगर मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं तो रूट 9 माइनस 1, रूट 9 माइनस 1, तो x जो आएगा वो कितना आएगा, r अपॉन रूट 9 यानी 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/2, तो ये x डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2, यानी इस चार्ज से इधर साइड में r/2 डिस्टेंस पर हमारा ये जो पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसको नोट कीजिए।
अब यहां तक समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रेगुलर फिगर्स या फिर रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स या फिर रेगुलर फिगर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उनके सेंटर्स पर। अगर मान लो कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी वर्टिसेस पर, उसकी हर एक वर्टिसेस पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि उसके सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये डिस्टेंस ए होगा, ये डिस्टेंस भी ए और ये डिस्टेंस भी ए। अब यहां पर मान लो कि मैं इसको वन चार्ज नाम दे दूं, इसको 2 और इसको 3, है ना। तो इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो Q1 है ये इस पर इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 की और Q3 की, तीनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस सेंटर पर, है ना। इस सेंट्रोइड पर तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और तीनों की वजह से कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। इस Q2 की वजह से कितना होगा E2, Q3 की वजह से कितना होगा E3, और इस Q1 की वजह से कितना होगा E1। ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगा क्योंकि तीनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तीनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ कैसा देखने को मिल रहा है, ऐसे ये E1 सॉरी E3, E2 और E1, है ना। तो अगर मैं यहां पर E1 निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, K3/A², और E2 अगर मैं निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, K3/A²। E3 अगर मैं निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, K3/A²। यानी ये सभी E के इक्वल नहीं आ रहे, ये सभी बराबर है, तो मैं इनको बोल सकता हूं कि ये E के इक्वल है। अच्छा, अब एक चीज सोचना कि इनके बीच में थीटा कितना होगा, जो सेंट्रोइड पर जो थीटा बनता है वो बनता है 360, और हाँ 360 का अगर मैं साइड से डिवाइड कर दूंगा, 1 2 3 साइड है, 360 डिवाइडेड बाई 3, तो यहां पर जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री का। यहां पर भी 120 और यहां पर भी 120। अगर मैं E3 और E2 की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, है ना, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी E नेट, और वो कितनी आएगी E3 और E2 की वजह से अभी मैं निकाल रहा हूं, E3 और E2 की वजह से मैं निकाल रहा हूं, ऐसे ये इसकी वजह से, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, A² प्लस B² प्लस 2AB cos 120, ठीक है। तो ये कितना होगा E नेट, है ना, ये E नेट निकल रही है, तो कितना होगा E² प्लस E², और ये माइनस, ये कितना होगा -1/2, तो यहां से कितना आएगा -E², इससे ये कैंसिल, तो E नेट जो निकल के आएगा वो हमारा E के इक्वल आ जाएगा, है ना। यानी हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो कैसे निकलेगा, इधर E और ये भी E, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर E नेट जो निकलेगा, वो 0 निकलेगा। यानी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, है ना। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर फोर्स निकालना चाहूं इसके सेंटर पर इन तीनों चार्जेस की वजह से, तो यहाँ पर फोर्स भी 0 होगा, यहाँ पर फोर्स भी 0 होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर एफ नेट भी निकालू ना तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। एफ नेट भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। यहां तक बात समझ आई। अगर मान लो कि मैं स्क्वायर ले लूं, कोई एक स्क्वायर ले लूं, अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो क्या हुआ भाई, देखो स्क्वायर ले लिया मैंने ये, है ना, और उसकी हर वर्टिसेस पर चार्ज है क्यू, है ना, सेम चार्ज है, सेम चार्ज। तो इसके सेंटर पर क्या होगा, इसके सेंटर पर ये, अगर मैं इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर 0
होगा। यहां पर क्या होगा, जीरो। अगर मान लो मैं कोई एक पेंटागन ले लू, मैं क्या ले लू, एक कोई पेंटागन ले लू, और उस पेंटागन पर मैं देखूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके सेंटर पर, पेंटागन के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। यहां पर भी कितना होगा, जीरो। यानी अगर हमारी जो रेगुलर फिगर्स होती हैं, रेगुलर फिगर्स जो होती हैं, अगर उनकी वर्टिसेस पर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है, अगर हमारे रेगुलर फिगर्स, रेगुलर पॉलीगन्स जो होते हैं, अगर उनके वर्टिसेस पर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है, तो उनके जो सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो आएगा, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इवन फोर्स भी वहां पर सेंटर पर जीरो आएगा अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वहां पर चार्जेस रखे हुए हैं। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन करो कि हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज ना हो, या फिर बोलो कि मैं एक पॉलीगन ले लूं और उस पेंटागन ले लूं, है ना, रेगुलर पेंटागन ले लूं, एक कैसा पेंटागन लूं, रेगुलर पेंटागन लूं और उसकी एक वर्टिसेस पर चार्ज ही ना रखूं, तो क्या हुआ, यानी चार्ज मिसिंग है। देखो, तो अब यहां पर क्या है कि हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन है, हमारे पास क्या है, यहां पर एक रेगुलर पेंटागन है, और उस रेगुलर पेंटागन की वर्टिसेस पर चार्ज रखे हैं क्यू 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 क्यू, लेकिन इस एक वर्टिसेस पर जो है चार्ज मिसिंग है, एक वर्टिसेस पर क्या है, चार्ज मिसिंग है। तो क्या होगा, सुनो, और अगर मैं इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, ठीक है, अगर मैं इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो वो कितनी होगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो कितनी होगी। अब देखो ये रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, ये क्या है, रेगुलर पेंटागन है। तो ये बात तो तय है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक जो है एक वर्टिसेस पर चार्ज मिसिंग है। तो तब तक मैं इसको कुछ ऑप्शन देता हूं, तब तक क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मान लो कि पहला ऑप्शन है तुम्हारा के क्यू वाई ए स्क्वायर है, दूसरी क्या है, के क्यू अपॉन टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन मान लो कि थ्री के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है, और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा मान लो कि फोर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है। अच्छा, अब होगा क्या, अब इस क्वेश्चन को समझो कि यहाँ पर ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई, है ना। और देखो इस मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है इन चारों चार्ज की वजह से। तो इन चार्ज की ये किस डायरेक्शन में होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है भैया, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। तो यहां पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, या फिर अगर हम इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकी डायरेक्शंस पता नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं कि इस जो यहाँ पर जो ये वर्टिसेस है, यहाँ पर चार्ज मिसिंग है, हम यहाँ पर दो चार्ज रखेंगे, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ऐसा करने से हमारे पास होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि एक बार हम देखो कैसे करते हैं, पहले इसको बताता हूँ दोबारा से। ये हमारे पास एक पेंटागन है, और इस पेंटागन की वर्टिसेस पर चार्ज है क्यू 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 और ये क्यू। अब मान लो कि यहाँ पर एक हमने चार्ज रख दिया क्यू, और यहाँ पर एक रख दिया माइनस क्यू। अब भी यहाँ पर चार्ज कितना है, इस वर्टिसेस पर जीरो है, क्योंकि हमने दो चार्ज, एक प्लस क्यू रखा है और एक माइनस क्यू रखा है। अगर मान लो कि अब समझो कि मैं इस वर्टिसेस को भूल जाऊं कि माइनस क्यू चार्ज भी रखा है। अगर मैं इस वर्टिसेस पर भूल जाऊं कि माइनस क्यू चार्ज भी रखा है, तो तुम्हें अब ये क्या फिगर मिल रहा है, तुम्हें रेगुलर पेंटागन देखने को मिल रहा है। अरे बोलो, रेगुलर पेंटागन देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, सभी वर्टिसेस पर चार्ज है, सभी वर्टिसेस पर चार्ज है, हाँ है, और सभी वर्टिसेस पर चार्ज जो है इक्वल मैग्नीट्यूड का है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस माइनस क्यू चार्ज को भूल जाऊं, है ना, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इन चार्ज की वजह से, यानी इस क्यू 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 और इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर जो इस
पेंटागन के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से। यानी जो यहाँ पर हमारे पास जो पेंटागन है, ये जो हमारे पास पेंटागन है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, है ना। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से मान लो वो कितना है, ई है, वो कितना है, ई है। और हमारी जो सभी साइड है वो कितनी है, ए है ना। सभी की सेंटर से यानी ये जो साइड है ये कितना है, ए है। अब जब मैंने इसको ए मान लिया, जब मैंने इसको मान लो ए मान लिया, तो यहां पर होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कितना है, ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या, दिमाग लगाया इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं हुआ। देखो कि यहां पर एक चार्ज मिसिंग था, अब इलेक्ट्रिक चार्ज मिसिंग है, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब बनता ही नहीं है। अब यहां पर क्या है कि हमने इस वर्टिसेस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा और एक माइनस क्यू चार्ज रखा। ऐसा रखने से क्या हुआ कि हम थोड़ी देर के लिए माइनस क्यू चार्ज को भूल गए। तो अब इन सभी चार्जेस की इस वर्टिसेस पर सभी इस पेंटागन की सभी वर्टिसेस पर चार्ज आ गया और इक्वल मैग्नीट्यूड का आ गया। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फिर जीरो होगी। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। और जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, अच्छा ये किधर होगी, ये अवे नहीं होगी, ये टुवार्ड्स दी चार्ज होगी, ये इधर होगी, ये क्या होगी, टुवार्ड्स दी चार्ज। ठीक है, हाँ। तो यहां पर कितनी होगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यहां पर कितनी होगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस न्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि पहले जो अभी तक हम जो चार्ज पढ़ रहे थे वो डिस्क्रीट चार्ज पढ़ रहे थे, यानी चार्ज क्या थे, अभी तक अलग अलग थे। अगर मान लो कि हमारे पास एक रॉड और हमने उस रॉड को पूरी तरह से चार्ज कर दिया है ना। मतलब क्या है, उस रॉड पर चार्ज फैल गया है, उस रॉड पर चार्ज फैल गया है, और मान लो कि उसकी लेंथ जो है एल है, तो चार्ज जो है वो कैसे फैला है, अलोंग दी लेंथ, अलोंग दी लेंथ। ये क्या है, हमारे पास रॉड है, ठीक है। और इस पर चार्ज जो है मान लो क्यू है ना, क्यू है। तो यहां पर क्यू वाई एल क्या होगा, क्यू वाई एल क्या होगा, वो होगा लेमडा के इक्वल, है ना। क्यू वाई एल क्या होगा, लेमडा के इक्वल होगा। और यहां पर जो लेमडा है, लेमडा क्या है, यहां पर लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो अगर मान लो कि हमारे पास, अगर मैं इस रॉड का छोटा सा हिस्सा ले लूं, अगर मान लो मेरे पास ये रॉड है, अगर मैं इस रॉड की छोटी सी लेंथ ले लूं डीएल, है ना, तो इस छोटी सी लेंथ में छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू। तो डी क्यू ओवर डीएल क्या होगा, वो भी लेमडा के इक्वल होगा। ये कब यूज करेंगे हम, ये कब यूज करेंगे, जब हमें डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ जाए, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने की जरूरत हम पड़ जाए तब उसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा आता है सरफेस सरफेस या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी, है ना। सरफेस या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी। अभी तक क्या था कि हम लेंथ के अलोंग जो है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब क्या है, चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कि मान लो हमारे पास कोई एक डिस्क है, हमारे पास क्या है, कोई एक डिस्क है ना, और उस डिस्क को हमने चार्ज कर दिया है ना, उस डिस्क को हमने क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा क्या, क्यू वाई ए जो होगा वो होगा सिग्मा के इक्वल, सिग्मा के इक्वल। और सिग्मा जो होगा, सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू ओवर डी ए इज इक्वल टू सिग्मा,
सिग्मा क्या रहने वाला है यहाँ पर, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। जब हमारा सरफेस, जब किसी एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। वो क्या होता है, सिग्मा। अब हम इन टर्म्स को सिग्मा, लेमडा, इनको हम आगे अगले चैप्टर्स में फर्दर यूज करने वाले हैं, और इवन इस भी चैप्टर में हम यूज करेंगे, है ना। तो इसको नोट करेंगे। फिर उसके बाद आता है तीसरा तीसरा जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, वो आता है वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर क्या आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीसरा जो आता है वो आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कि मान लो हमारे पास अब क्या है, कोई एक स्फीयर है ना। हमारे पास क्या है, कोई एक स्फीयर है, और उस स्फीयर में चार्ज जो है, उस स्फीयर में चार्ज ट्रांसफर है, ठीक है। अब बात 3D में आ गई। 3D में आ गई तो क्या होगा, क्यू बाई बी जो होगा वो रो के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, रो के इक्वल होगा। रो क्या होगा यहाँ पर, सरफेस चार्ज, जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और या फिर dq ओवर dv इज इक्वल टू हम रो भी लिख सकते हैं। dq ओवर dv इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा।